औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Right now you are watching my YouTube channel Exploring the World with M.A. शाहिद। मैं इस वक्त इंग्लिश के स्टूडेंट्स 9th और 10th के उनसे मुखातब हूँ ख़ास तौर पर, और वो तमाम स्टूडेंट्स जो इंग्लिश लैंग्वेज किसी भी पर्पज़ के लिए जानना चाहते हैं उनसे भी मैं इस वक्त मुखातब हूँ, क्योंकि ये ग्रामर का हिस्सा जो हमने शुरू किया हुआ है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करने में, सेंटेंसेस की ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के लिए इन टेक्निक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इससे कबल हम ग्रामर में दो टेक्निक्स सीख चुके हैं। एक हमने टेंसेस पढ़े एक्टिव वॉइस, फिर हमने टेंसेस पढ़े पैसिव वॉइस, और इस वीक से हमने तीसरी टेक्निक शुरू की हुई है नरेशन। नरेशन में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। ये मेथड जो हम पढ़ रहे हैं ये इनफैक्ट जब भी आप बाइलिंगुअल होते हैं ग्रामेटिकल मेथड से, क्योंकि एक डायरेक्ट मेथड है लर्निंग का कि आप पर्टिकुलर लैंग्वेज की इन्वायरमेंट में चले जाएं तो नीड बेसिस पर डायरेक्टली आप लैंग्वेज सीखते हैं, तो वो एक डायरेक्ट मेथड है, किसी रूल की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली जो है एक खुदकार तरीके से लैंग्वेज इंसान सीखता है। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की इन्वायरमेंट में है और पर्टिकुलर आप सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के साथ है और पर्टिकुलर पेरेंटेज जो है आपकी और पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है, उससे निकलकर आप किसी दूसरी लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट में जब आप जाते हैं तो फिर रूल्स के ज़रिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है और इस तरीके से आप चीज़ें सीख जाते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए ये तीन बेसिक टेक्निक्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव वॉइस टेंसेस का हमें पता होना चाहिए, पैसिव वॉइस टेंसेस का हमें पता होना चाहिए और नरेशन का पता होना चाहिए। तो इस वीक में हम नरेशन कर रहे हैं और उसमें तीन रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, रूल 1, रूल 2 और रूल 3। और ये इस वक्त जो मेरी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर अवेलेबल है। रूल 1 को आप वीडियो 60 में देख सकते हैं, रूल 2 को आप 61 में देख सकते हैं और रूल 3 को आप 65 वीडियो नंबर में देख सकते हैं। इन तीनों वीडियोस को अगर आपने देख लिया और नहीं देखा तो आप पहले उनको सुन ले, उसके बाद जो है इसको रूल 4 को समझना आपको आसान हो जाएगा। ये जो रूल्स के नंबर दिए हुए हैं ये कोई ऐसा सच कोई डेफिनेट चीज़ें नहीं है, ये जस्ट तरीक़ाकार है। हर बंदा जो है इसको सिखाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ मदारिज के साथ, मराहिल के साथ, मुख्तलिफ स्टेप्स के साथ जो ग्रेजुअली ये आगे कम्प्लेक्स होते जाते हैं, तो हर एक ने वो एक तरीका रखा हुआ है। तो उसी तरीके के तहत मैंने ये टेक्निक रूल 1 पहले बताया, फिर 2 बताया, फिर 3 बताया। तो जस्ट टू रिव्यू इट सिंपली मैं बता देता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस में बेसिकली होता क्या है कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ होता है जो ओरिजिनल रियल किसी की जुबान से निकला हुआ है, वो डायरेक्ट स्पीच है। उस स्पीच को रिपोर्ट करने के लिए कोई भी बंदा अपने पास से चंद अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो वो हिस्सा जो है उसको जो अपने पास से कोई बात कहने के लिए इस्तेमाल करता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच, और जो बात वो कहना चाहता है किसी दूसरे बंदे की कम्युनिकेट करना चाहता है, दैट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच हम लिखते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच को इनवर्टेड कामास के अंदर लिखा जाता है। यहाँ मसलन ये एक सेंटेंस है, द टीचर सेड डू योर होमवर्क रेगुलरली। ये आज की टेक्निक के
मुतल्लिक सेंटेंस है। द टीचर सेड, ये अब रिपोर्ट करने के लिए अपने पास से सेंटेंस बोला है, और टीचर के मुंह से जो निकले हुए लफ्ज हैं वो ये है, डू योर होमवर्क रेगुलरली। उसको कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। तो ये हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच है और ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है। रूल 1 में हमने ये बताया कि ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये प्रेजेंट और फ्यूचर सिंपल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके टेंस के ऊपर कोई चेंज नहीं आती जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। और रूल 2 में यह बताया गया कि जब ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है, ये याद रखिएगा, ये रिपोर्टिंग स्पीच सिर्फ और सिर्फ 3 सिंपल टेंसेस में होती है, प्रेजेंट में, फ्यूचर में और पास्ट में। प्रेजेंट और फ्यूचर में ये जब रिपोर्टिंग स्पीच होती है और जब हम इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये रूल नंबर 1 है। और रूल नंबर 2 क्या है, जब ये पास्ट टेंस में हो जाए तो हम इसको जब इनडायरेक्ट मेथड से लिखते हैं डायरेक्ट को, तो ये पास्ट टेंस में हो तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील हो जाता है। और वो टेंस तब्दील होने का प्रॉपर एक प्रोसीजर है कि ऑल ऑफ द 12 टेंसेस जो है, कौन सा टेंस किसके अंदर चेंज होता है, ये पिछली वीडियो देखें तो वहां से आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा। ये प्रेजेंट की लाइन है, ये पास्ट की लाइन है, ये फ्यूचर की लाइन है। बेसिकली 3 टेंसेस हैं और हर टेंस प्रेजेंट 4 टाइम में होता है, पास्ट 4 टाइम में होता है और फ्यूचर 4 टाइम में होता है। तो इस दूसरी टेक्निक में हमने जब पढ़ा कि जब ये रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होती है तो ये टेंस इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा। इन चारों में विल शैल यूज होता है अपने अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ। वो विल शैल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सब में विल और शैल जो है, विल और शैल वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला टेंस मौजूद हो, ये वाला टेंस मौजूद हो तो ये इसमें चला जाता है, ये टेंस मौजूद हो तो ये इसमें चला जाता है। और ये 2 टेंसेस जो है ये बायर पास्ट हो तो अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आते ही नहीं है। तो इस तरीके से ये चारों ऊपर वाले जो प्रेजेंट के हैं ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आखिरी लाइन फ्यूचर की विल शैल सब में वुड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। और ये दोनों टेंसेस जो है एज इट इज रहते हैं, बाय प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या पास्ट हो, लेकिन नॉर्मली ये ऐसा दिया ही नहीं जाता। ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 में फिर हमने क्या बात पढ़ी कि अगर यहां पर बाय प्रेजेंट है, फ्यूचर है या पास्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच जो है बाय नेचर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेशन की जाती है, क्वेश्चन है, सेंटेंस बाय नेचर क्वेश्चन है। तो फिर हम क्या करते हैं, तो रूल नंबर 3 में हमने उसकी डिटेल पढ़ी। आज हम रूल नंबर 4 जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि आपको कमांड दी जाती है, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, आपको फॉरबिड किया जाता है। वर्ब सेंटेंस के शुरू में लगाकर आपको कोई काम करने के लिए कहा जाता है। वर्ब को शुरू में लगाने से पहले डू नॉट, डोंट जिसकी कंट्रैक्शन है, डोंट लगाकर आपको किसी काम से मना किया जाता है। हम कहते हैं शट द डोर, स्टैंड अप, सिट डाउन, ये ऑल कमांड्स हैं, कुछ काम करने के लिए कहा जाता है। दीज आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। हम कहते हैं डोंट टेल अ लाई,
डोंट टेल अ लाई, डोंट यूज करके सेंटेंस के शुरू में हम किसी चीज से फॉरबिड कर रहे होते हैं। ये दोनों टाइप के सेंटेंसेस जिसमें कमांड दी जाती है या फॉरबिड किया जाता है, मना किया जाता है, किसी काम से रेफ्रेन कराया जाता है, तो वो दोनों कमांड्स हैं। एक में हुक्म है और एक में मना करना है और रोकना है। तो आज हम इस तरह के सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिनमें हुक्म दिया जाता है कोई काम करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए। इन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब ये आ जाए यहां पर डायरेक्ट स्पीच में, जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हम इनको इन्फिनेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इन्फिनेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जो वर्ब उसमें यूज हो रहा होता है, यूज के उसके शुरू में हम टू यूज कर देते हैं। टू राइट, टू रीड, टू लर्न, टू गो, TO टू। वर्ब के शुरू में, अगर वर्ब के शुरू में टू आ जाए, टू राइट, टू रीड, टू गो आउट, टू सिट, तो ये इन्फिनेटिव हो जाता है। तो हम इसमें अगर आप गौर से देखें तो अभी मैं आपको ये 3 एग्जाम्पल तो लिखी है। जब इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा तो ये टू हम लगा देते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसके अंदर पर्टिकुलर वर्ड्स जो यहां एक लिस्ट दी हुई है, ये रिक्वेस्ट या कमांड्स जो भी हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं। ये वर्ब है टेल, आस्क, ऑर्डर। ये आई शुड राइट दीज वर्ड्स कि ये जो हेल्प वर्ब है इसके रिपोर्टिंग स्पीच के, जैसे यहां द टीचर सेड डू योर होमवर्क रेगुलरली, तो ये सेड वर्ब जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसी और वर्ड में, और वो वर्ड जो है रिक्वेस्ट की शक्ल में या कमांड की शक्ल में वर्ब होगा, और वो है क्या? टेल, आस्क, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, अपील, बिग, एंट्रीट, एडवाइस, एटसेट्रा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मुख्तलिफ बुक्स के अंदर ढेर सारे प्रैक्टिस के लिए पहले रूल्स बताते हैं, फिर प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, और उसके अंदर ये वैरायटी ऑफ द, इसमें कोई लिमिट्स नहीं है, कोई फिक्स इसकी अमाउंट नहीं है कि ये चीज़ें कर लें। तो इट इज़ अप टू यू कि हाउ मच यू स्टडी। तो मैं यहाँ बताना भी चाहूँगा कि ये बुक जो है ये आपके सिलेबस में है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस किताब को हर सूरत ले ले। ये 9वीं 10वीं के बोर्ड के पेपर, बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेड है, और बोर्ड का पेपर जो है इसी बुक से आता है। ग्रामर का सारा हिस्सा इसी से आता है, और इसके अंदर नरेशन का पार्ट, इफ आई एम गोइंग टू टेल यू, पेज 172 से 177 तक इसके अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, वो काइंडली ज़रूर करें। और जितने खास तौर पर मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पेज 172 टू पेज 177 जो आप टेक्निक्स सीखते जाते हैं डायरेक्ट सेंटेंस को लेकर उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने की, जो एक्सरसाइजेज यहाँ दी हुई हैं उनको एक दफा अपनी नीट कॉपी पर जरूर लिखें, ताकि यहां से बात समझे और फिर उसको लिखे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में। और यहाँ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं उनको करें, और ये ज्यादा 5 पेजेस सिर्फ बनते हैं, तो ये हर सूरत यहाँ से करें। और इसके अलावा एक और बुक है, वो भी बड़ी अच्छी ग्रामर की बुक है, मैंने भी मैट्रिक में कहीं 80s में ये पढ़ी थी। ये पाक ग्रामर बड़ी मशहूर किताब है, और पाकिस्तान में तकरीबन हर बोर्ड में मुख्तलिफ जगहों पर ये यूज़ हो रही है। तो इस बुक को, पाक ग्रामर है, मार्केट में अवेलेबल है, इस बुक को भी ले। और इसका पेज है 216 to 242। इन पेजेस पर बड़े कंप्रीहेंसिव तरीके से हर टेक्निक को समझाया गया है, और उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस दी गई है, एक्सरसाइजेस दी गई हैं। और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो आगे
हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और जिनकी एकेडमिक साउंड है और लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में ख़ास तौर पर वो समझते हैं कि उन्हें फर्दर जो है साउंड होने की ज़रूरत है, तो वो ये किताब ज़रूर लें। और इस किताब को बाकी भी ग्रामर की जितनी चीज़ें हैं उसको पढ़ने के लिए यहाँ से ये रेफरेंस के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ज़रूर यूज़ करें। तो दोनों बुक्स के नाम भी मैंने यहाँ दे दिए, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, इसका पेज है 172 टू पेज 177, और पाक ग्रामर से पेज 216 टू पेज 242। तो इसके अंदर जो टेक्निक आप सीखते हैं वहां से प्रैक्टिस करें। और मेरे रेगुलर स्टूडेंट जो है वो खास तौर पर इस बुक से ये इन पर जितने सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस हैं उनको ज़रूर उनमें से गो थ्रू भी हूँ और अपनी नीट कॉपी पर उनको एक दफ़ा ज़रूर लिखें, ताकि आप समझने के बाद जब खुद सेंटेंस लिखकर कन्वर्ट करेंगे या कन्वर्ट हुई हुई एक्सरसाइज को देखेंगे तो आपको फील होगा कि किस तरीके से आपने ये प्रैक्टिस करनी है। जी, अब आप आए, जो मैं बात कहना चाह रहा था कि अब ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, डू योर होमवर्क रेगुलरली, द टीचर सेड, पास्ट टेंस है, यहां पर अब पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहां पर जो भी होगा, जब ये इंपेरेटिव है तो हमने वहां पर इसका एक तो वर्ब चेंज करना है, वर्ब चेंज कर देंगे, और वर्ब चेंज करेंगे सिचुएशन के एतबार से कि टीचर किससे बात कर रहा है, यहां पर जो सब्जेक्ट है और जो यहां पर सब्जेक्ट है उनका आपस में रिलेशन क्या है और वो बात जो है वो क्या कह रहा है, उसके हिसाब से, यानी आपने इसकी कॉनोटेशन जो है वो देखनी है। सिचुएशन को देखकर आप ये वर्ब जो है वो चेंज कर सकते हैं, और इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि एक स्टूडेंट जो है इसको रिप्लेस करके एक वर्ब लगाता है और दूसरा स्टूडेंट इसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ब लगाता है, वो दोनों ठीक हो सकते हैं। लेकिन हर एक ने उसको, जो ऐसे सेंटेंसेस को हम नोशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं, कि एक ही बात का मतलब दो तीन बंदे मुख्तलिफ ले और वो अपने हिसाब से उसके लिए जो है वर्ब यूज करता है। तो यहां मैं जो यूज कर रहा हूं, द टीचर सेड, द टीचर सेड को कन्वर्ट कर दिया द टीचर एडवाइस्ड। बच्चों से बात कर रहा है, स्टूडेंट से बात कर रहा है, तो कमांड भी हो सकता है, सिंपली आस्क भी हो सकता है, बट आई माई सेल्फ वट आई थिंक द टीचर एडवाइस्ड, द टीचर एडवाइज्ड। अब यहां मेंशन नहीं है, आप यहां मेंशन भी कर सकते हैं, द टीचर एडवाइज्ड हिज स्टूडेंट्स, द टीचर एडवाइज। चूंकि यहां मेंशन नहीं है इस वजह से आप ना कहें, उसी तरह रहने दें, ओपन रहने दें। द टीचर एडवाइज टू डू होमवर्क regularly. The teacher advised his students to do homework regularly. The teacher advised his students to do their homework regularly. So in any way you can write it, but the main thing जो रूल की है वो ये है कि ये do जो है इसके साथ ये to do जो है ये infinitive हो गया, तो infinite इसको कर देना, इन्फिनेटिव में चेंज कर देना, ये असल में यहां काम है कि आपने टू लगाना और यहां पर वर्ब जो है वो चेंज कर देना। नेक्स्ट है, he said to me please lend me your camera for a day. He said to me, ये बात बड़ी क्लियर रखी इसमें नरेशन में, जो बेसिक चीज जो मुझे फील होती है, और आपने भी रूल्स अपनी जगह पर बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिचुएशन को फील किया करें कि ये जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी एक वो बंदा जो बात कर रहा है, राइट नाउ आई एम फर्स्ट पर्सन, इफ यू आर राइट नाउ लिसनिंग मी यू आर सेकंड पर्सन, इफ me or you people or talking someone other who is not present here, that is known as a third person. First person, second person, थर्ड पर्सन, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन जो है इसके लिए सिर्फ दो प्रोनाउन है, आई एंड वी, और जो सेकंड पर्सन है देयर इज ओनली वन प्रोनाउन, यू, सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी। और जो थर्ड पर्सन है,
थर्ड पर्सन वो ही हो सकता है, वो शी हो सकता है, वो मोर देन वन हो सकते हैं, मेल फीमेल मिलकर दे, ही शी दे, ये थर्ड पर्सन है। तो इनको मैनेज करना है आपने कि कौन सा प्रोनाउन किसके लिए क्या बात कह रहा है। और जब आप उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोनाउन उसके रेफरेंस में चेंज होने होते हैं। तो ही सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर कैमरा फॉर अ डे। अब ही सेड टू मी, ये ही जो है थर्ड पर्सन है, मी मीन्स जो बंदा इस वक्त बात कर रहा है। लेकिन यहां पर इस सेंटेंस को आप देखिए, ये अल्फाज इस ही के हैं, ये पर्सन जो है उसके मुंह से ये निकले हुए अल्फाज हैं, प्लीज लेंड मी, ये मी इस ही ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। तो फील करना चाहिए सिचुएशन को, तो उसके एतबार से फिर सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। प्लीज लेंड मी यो कैमरा, ये यो उसने इस मी के लिए, जो अगर मुझसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो मेरे लिए यूज किया है फॉर अ डे। कैमरा मांग रहा है, वो क्या है, रिक्वेस्ट है। तो आप कुछ भी, मतलब है जितनी आपकी वोकैबुलरी है उसके हिसाब से एक अच्छे से अच्छा वर्ब जो है यहां पर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आपने एग्जिस्टिंग वर्ब को रिप्लेस करना है और उसकी जगह पर एक नया वर्ब इंट्रोड्यूस करना है। और ये जब प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर की बुक से तो वहां पर आपको बड़े अच्छे अच्छे वर्ड जो है, अच्छे अच्छे वर्ब जो है उसकी जगह पर मिल जाएंगे। यहां अब मैं क्या लगा रहा हूं, ही रिक्वेस्टेड मी, अब प्लीज लगाया तो ही रिक्वेस्टेड मी हम्बली, ही रिक्वेस्टेड मी वेरी पेशेंटली। कोई भी मतलब है आप उस लफ्ज को किसी दूसरे वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द वोकैबुलरी, जितनी आप सिचुएशन को फील कर रहे हैं। ही रिक्वेस्टेड मी टू लेंड, he requested me to lend, I think I have repeated here, he requested me to lend him my camera for a day। तो अब ये बात जो है, ये हिम जो है, ये इसका मी जो है, उसने कहा लैंड मी, तो ये हिम उसके लिए चला गया, इसके लिए हो गया। और फील करेंगे ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे दरखास्त की, टू लैंड हिम, के उसे मैं दूं माई कैमरा फॉर अ डे। तो दिस वुड बी इनडायरेक्ट और वो डायरेक्ट। अब तीसरे को देख के जरा, फादर सेड टू हिज सन, बाप है बेटे से, जो फर्स्ट पर्सन है और जो सेकंड पर्सन है, कौन बंदा किससे बात कर रहा है ये फौरी तौर पर देखें, उनका रिलेशन देखें, फिर देखेंगे यहां वो वर्ड्स कौन सा यूज कर रहा है, फिर देखेंगे जो बात वो कह रहे हैं, जो बात कम्युनिकेट हो रही है, रिपोर्ट हो रही है बात, उसकी सिचुएशन को देखकर आपने यहां पर वर्ब चेंज कर देना है। द फादर सेड टू हिज सन, क्या कह रहा है अपने बेटे को, डू नॉट मेक अ नॉइस, बात काम कर रहे हैं घर में, बच्चे ने शोर किया हुआ है। तो सिचुएशन ये है, बाप बेटा और बेटे को क्या क्या कह रहे हैं, डू नॉट मेक अ नॉइस, फॉरबिड कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, किससे, शोर करने से। अब मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, फादर आस्क्ड हिज सन, बाप ने अपने बेटे को कहा, सिंपल वर्ड आप यूज कर लें, फॉरबिड भी कह सकते हैं, मना किया, आस्क्ड कहा, रिक्वेस्टेड ये भी ठीक, शाउटेड ये भी ठीक, व्हाटएवर बी द सिचुएशन, कुछ भी बात आप यानी अपनी फीलिंग्स के हिसाब से आप अपना वर्ब लगा सकते हैं। और हर सिचुएशन जो आप फील करते हैं वो दुरुस्त होती है, उसको गलत नहीं किया जा सकता। तो यहां पर मैंने प्लेन वर्ड यूज किए हैं, फादर आस्क्ड हिज सन, बाप ने अपने बेटे को कहा, क्या कहते हैं, अब वो जो मेक था, डू नॉट मेक, नॉट टू मेक, बेटे को क्या कहा, नॉट टू मेक अ नाइस,
तो ये जो है ये कोट्स खत्म हो जाएंगे, इन्वर्टेड कामास और ये सिंगल कामा खत्म हो जाएंगे, और वो टू लगाकर और वर्ब नया वहां रिप्लेस करके सिचुएशन के एतबार से हमने उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो इट नीड्स अ कंप्रीहेंसिव एक्सरसाइज जहां से भी मिले, लेकिन वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इट कि ये बुक ले, और इसके बुक के पेजेस हैं 172 177। तो ये चौथी टेक्निक हो गई। पहली टेक्निक में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस यहां यूज किया गया है, सिर्फ दैट लगाकर इसका टेंस नहीं चेंज करना और सेंटेंस इनडायरेक्ट में हो जाएगा। सेकंड में इसमें पास्ट लगा दिया गया, इसका टेंस चेंज होना है, और टेंस चेंज होने का ये रूल है। 12 टेंसेस हैं, 12 टेंसेस बेसिक 3 है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और प्रेजेंट 4 टाइम में, पास्ट 4 टाइम में, फ्यूचर 4 टाइम में। ये 12 के 12 टेंसेस के नाम, उनका फॉर्मूले, रूल्स क्लियर होने चाहिए। जिन लोगों ने इससे पहले जो मैंने 2 टेक्निक्स कराई हैं उनको फॉर गॉड से कर लें। मैं इसमें क्या है, जो वॉल्यूम मेरा ये वीडियो है 71 वीडियो मेरी सुने, 71, जिसमें मैंने तीनों टेक्निक्स के मुताबिक बात की है। और जो टेक्निक्स टेंसेस की हैं, एक्टिव वॉइस, फिर टेंसेस पैसिव वॉइस। जो टेंसेस हैं ये एक्टिव वॉइस के, वो उसमें सिर्फ एक वीडियो अगर आप देखना चाहें तो 37 वीडियो को देख लें एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस को देखना चाहते हैं तो वीडियो 57 देख लें, और उसके बाद इन 3 रूल्स को देख लें जो 60, 61 और 65 में है। और ये टॉपिक अभी दोबारा इस वीक में शुरू करने से पहले मैंने वीडियो 71 दी, 71 को भी सुन लें, उसके बाद जो है इसको करें, और इसके बाद आप ऑर्डर में हो जाएं। ये टेंसेस जो है, कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होता है, ये वहां पर वीडियो नंबर आप 37 इसमें कौन सा टेंस किस में तब्दील होता है, इस रूल 2 में 61 में मैंने बताया हुआ, उसको देखें ताकि ये टेंसेस के तब्दील होने का अमल जो है पूरी तरह आपको पता चले। ठीक है, तो ये बुक ले और बुक से ये क्वेश्चन, इसके एग्जाम्पल जो है वो करें। इस बुक वाली खास तौर पर करें, और जो अच्छे शाइनिंग स्टूडेंट हैं और एक्सपेंडेड लेवल पर ज़्यादा वसी पैमाने पर लैंग्वेज को या ग्रामर को सीखना चाहते हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ये बुक जो है हर सूरत ले लें। और इस बुक से काफ़ी और भी चीज़ें मैं रेफरेंस दूंगा। ये बुक अगर नाम आप पढ़ सकते हो, इसको नोट कर लें, और ये बुक जो है ये अपनी टेबल पर, अपने घर में, अपने बैग में करें, ताकि इससे भी आप मदद हासिल कर सके। आपसे इजाज़त चाहने से पहले फिर आपको ये कहूँगा कि कोरोना वायरस की सेकंड वेव पूरी दुनिया को दोबारा लपेट में ले रही है। पाकिस्तान भी इस वक्त इस लपेट में है, जिसकी वजह से 26 नवंबर 2020 से 10 जनवरी 2021 तक तालीमी इदारे बंद है, और क्लासरूम का डायरेक्ट आई टू आई कंटेक्ट जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका। तो हम जितने भी ई टीचिंग के मोड्स हैं, जो भी पॉसिबल है, जहाँ भी हैं, उसके ज़रिए स्टूडेंट टीचर के दरमियान जो है ये टीचिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, ये सारे काम जो है, ये एक्टिविटीज़ जारी हैं। और आई होप कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, और जहाँ कहीं भी उर्दू इंग्लिश समझने वाले लोग हैं और वो ये चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो वो मेरी वीडियो से बेनिफिट कर सकते हैं। तो मेरे स्टूडेंट जो है पर्टिकुलरली वो तो ऑनलाइन हर वक्त राब्ते में है, वो भी इससे बेनिफिट कर रहे हैं। लेकिन हर बंदा इससे बेनिफिट करे, जिस बंदे को भी इसकी मालूमात मिलती है उससे मैं ज़रूर कहूँगा कि वो खुद भी इन दिनों में इससे फ़ायदा उठाए ख़ास तौर पर। और इदारे खुल भी जाते हैं तो घर में आपको जो एक ज़रूरत होती है कोचिंग की, सीखने की, तो ये मेरा चैनल जो है
एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद। जब मेरे चैनल पर जाते हैं तो वहाँ एक प्लेलिस्ट इसकी हमने बनाई हुई है जिसमें एकेडमिक्स का काम सारा इकट्ठा कर दिया गया है, एम ए शाहिद ऑनलाइन कॉलेज। तो सारी वीडियोस उसमें मौजूद है। फिर अपने चॉइस की जो आपकी ज़रूरत की है वो अलहदा करें और उनको जो है तरतीब से आप देखें और इससे बेनिफिट करें। और इन दिनों में घर में रहते हुए जाहिर है सुबह सवेरे उठना, यूनिफॉर्म पहनना, इदारे में पहुंचना, वो काम इस वक्त बंद है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अपनी तालीमी सरगर्मियां, पढ़ाई के काम बंद कर दें। अपने घर में रहकर जिस वक्त भी सुबह उठते हैं नाश्ता करें और पढ़ाई के लिए तैयार होकर जहाँ पर भी आपने सुनने का निज़ाम, ये राब्ता रखने का निज़ाम बनाया हुआ है, वहाँ बैठ जाए और तरतीब से एक एक सब्जेक्ट का काम करें। मैथ और इंग्लिश का 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स मेरे साथ रेगुलरली अगर इस वक्त अटैच हो चुके हैं तो आई एम डेड शो, पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि देर विल बी नो प्रॉब्लम। आपका सिलेबस भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और जब भी एग्ज़ाम होते हैं उससे पहले पहले पूरे पेपर दोनों के दोनों आपके तैयार हो जाएंगे, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। अगर आप रेगुलरली मुझे अटेंड कर रहे हैं और मेरी हदायत के मुताबिक रोज़ाना ये काम कर रहे हैं, मेरी वालदैन से भी दरख्वास्त है अगर कोई वालदैन मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने बच्चों को वो ज़िम्मेदारी से बताएं भी, कहें भी और रोज़ाना उनको बिठाएं भी और वो फिर तरतीब से ये वाच करने लग जाएं। चंद दिनों के बाद उन्हें ऐसे ही महसूस होने लग जाएगा जैसे स्कूल में रोज़ाना जाकर वो एक तरतीब से काम कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें, ये मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग करके और सैनिटाइजेशन करके। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।